Hello dear students, I am Dr. Reena Niyal Tiwari, Department of Teacher Education, DAV PG College देहरादून। जैसा कि आप सबको पता है, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण कौशल बीएड प्रशिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये थियोरी के असेसमेंट ऑफ लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग दोनों का एक मुख्य भाग तो है ही, उसके साथ साथ जब आप विद्यालय में अभ्यास के लिए जाते हैं, प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जाते हैं, उसका भी एक प्रमुख अंग है। इससे पहले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके जो सिद्धांत हैं, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, इन सब के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसके तीसरा जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग स्किल्स की, सूक्ष्म शिक्षण कौशल। एक शिक्षक कक्षा के अंदर एंटर करने के पश्चात 35-40 मिनट जब तक कक्षा में रहता है, वो जिस भी प्रकार का व्यवहार और अंतःक्रिया विद्यार्थियों के साथ करता है, उस सबको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और एक समय में एक व्यवहार, एक ही कौशल का अभ्यास करें, तो उसे हम माइक्रो टीचिंग स्किल्स, सूक्ष्म शिक्षण कौशलों के नाम से जानते हैं। जब भी कोई शिक्षक कक्षा के अंदर एंटर करता है, तो सबसे पहले उसका जो व्यवहार होता है कक्षा में, वो ये कि वो विद्यार्थियों के अभिवादन का उत्तर देता है और फिर उसके बाद जो विषय वस्तु, जो प्रकरण वो विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहता है, उस तक विद्यार्थियों की रुचि को ले जाने के लिए, उनकी जिज्ञासा को जागृत करने के लिए, उनके अटेंशन को अपनी कही बातों की ओर ले जाने के लिए वो जो भी व्यवहार करता है, उसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। तो द फर्स्ट माइक्रो टीचिंग स्किल इज सेट इंडक्शन, प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल जो है उसमें पढ़ाए जाने वाले विषय, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के संबंध में शिक्षक, विद्यार्थी पहले से क्या जानते हैं और जो कुछ उन्हें ज्ञात है, जो कि उनके पूर्व अनुभवों से संबंधित है, उसको जोड़ता है उस देने वाले नवीन ज्ञान से जो आज की कक्षा में वो देना चाहता है। इसके 2 लाभ हैं। पहला लाभ तो ये है कि विद्यार्थी उस विषय के बारे में पहले से क्या जानते हैं, इसको वो चेक कर सकता है, इसका पता लगा सकता है बालकों के पूर्व ज्ञान का। और दूसरा, बालकों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की ओर केंद्रित कर सकता है। तो जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, ज्ञात से अज्ञात दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने का जो काम है, उसी को हम कहते हैं सेट इंडक्शन या इंट्रोडक्शन स्किल। पाठ की स्थापना करना या पाठ का प्रस्तावना करना, दोनों ही कौशल जो हैं एक ही हैं, जिन्हें कि हम सेट इंडक्शन और इंट्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद कौशल है जिसमें कि प्रश्न पूछने से संबंधित व्यवहार आ जाते हैं। हम सभी को पता है, जब भी कोई टीचर क्लास में एंटर करता है, उससे लेकर जब तक वो कक्षा से बाहर निकलता है 35-40 मिनट में, वो विद्यार्थियों से कई प्रकार के प्रश्न करता है। ये प्रश्न उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित भी हो सकते हैं, जो प्रस्तावना में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो भी वो उन्हें दिखा रहा है, अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, या कोई चित्र दिखा रहा है, चार्ट दिखा रहा है, मैप दिखा रहा है, कोई घटना बता रहा है, उससे संबंधित प्रश्न कर रहा है, कोई प्रयोग दिखा रहा है, उससे संबंधित प्रश्न कर रहा है, तो एक तो ये प्रश्न पूछता है। उसके अलावा जो शिक्षण बिंदु है, उसके विकास के लिए भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वे विकासात्मक प्रश्न होंगे। कुछ समय पश्चात एक एक शिक्षण बिंदु को विद्यार्थियों तक पहुंचा देने के पश्चात विद्यार्थी कितना सीख पाए या नहीं, उसकी पुनरावृत्ति के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस उन्हें कहा जाता है। और पाठ के अंत में विद्यार्थियों को कितना अधिगम हुआ, उसका मूल्यांकन करने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं, उनको हम इवैल्यूएशन क्वेश्चंस, मूल्यांकन के प्रश्न कहते हैं। यानी कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से कई प्रकार के सवाल करता है, अलग अलग समय में, अलग अलग आवश्यकता अनुसार ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों में एक तो फ्लुएंसी होनी चाहिए, फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग,
यानी जो प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जा रहे हैं उनमें प्रवाह हो। प्रवाह किस रूप में हो कि पहला प्रश्न जो पूछा उस प्रश्न का जो उत्तर विद्यार्थियों से मिला उससे संबंधित ही फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाए, एक बात। दूसरा, एक निश्चित अंतराल में कितने अधिक प्रश्न पूछे गए, वो भी फ्लुएंसी के अंतर्गत ही आता है। प्रश्न छोटे होने चाहिए, प्रश्न सरल होने चाहिए, प्रश्नों का जो विन्यास है, स्टेटमेंट जो है, फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, वो ऐसा होना चाहिए कि एक बार सुन के ही विद्यार्थियों को समझ में आ जाए, है ना। और फिर विद्यार्थी जो उत्तर दे रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा कि शिक्षक उनसे अन्य प्रश्न कौन से करता है। इसी के अंतर्गत दूसरा जो भाग है क्वेश्चनिंग का उसे कहा जाता है प्रोबिंग क्वेश्चंस, खोजपूर्ण प्रश्न। ये वो प्रश्न होते हैं जिससे कि शिक्षक विद्यार्थी कितना जानते हैं उसके बारे में और अधिक खोजता है। इसी से संबंधित एक और कौशल हो सकता है जो मैंने इसमें नहीं लिखा है। तो फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछेंगे तो विद्यार्थी उत्तर देंगे, जवाब देंगे विद्यार्थी। तो हाउ टू डील विद द आंसर्स, जो जवाब विद्यार्थी दे रहे हैं अब उन उत्तरों के साथ किस प्रकार से शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अच्छा, कक्षा में जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा कितने रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं। पहला रिस्पॉन्स, कोई उत्तर नहीं मिला, देयर इज नो रिस्पॉन्स। दूसरा रिस्पॉन्स, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, यानी विद्यार्थी ने गलत उत्तर दिया। तीसरा, आधा अधूरा रिस्पॉन्स। चौथा, करेक्ट रिस्पॉन्स, यानी 4 तरह के उत्तर विद्यार्थी दे सकता है। अब विद्यार्थी ने कैसा उत्तर दिया उस उत्तर के ऊपर निर्भर करेगा कि शिक्षक फिर उससे कौन सा प्रश्न पूछे। यदि विद्यार्थी ने कोई उत्तर नहीं दिया, देयर इज नो आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट, बच्चा एकदम चुप है, तो क्या किया जा सकता है, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, उसको प्रॉम्प्ट करने के लिए जो प्रश्न पूछे जाएं उन्हें कहा जाता है प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस, जो कि बच्चे को मोटिवेट करते हैं ताकि वो उत्तर देने के लिए तत्पर हो, उसे जितना भी आता है उसके बारे में। यदि बच्चा गलत उत्तर देता है तो शिक्षक जो प्रश्न पूछेगा वो प्रश्न होंगे सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, और अधिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए पूछे गए प्रश्न। यदि विद्यार्थी ने आधा अधूरा उत्तर दिया है तो उसको पुनः केंद्रण भी करने के लिए कहा जा सकता है, उसी प्रश्न पर वह फिर से केंद्रित हो और फिर अब उसका उत्तर देने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि कक्षा में विभिन्न विद्यार्थी जो हैं उनके क्या विचार हैं, उनके क्या दृष्टिकोण है, उनकी क्या समझ है, इसको जांचने की आवश्यकता होती है। तो हम उसी प्रश्न को दूसरे विद्यार्थियों से भी पूछ सकते हैं, उसे कहा जाएगा रीडायरेक्टिंग क्वेश्चन, यानी आप वही प्रश्न जो है वो आप दूसरे विद्यार्थियों से पूछ रहे हैं। यदि कोई विद्यार्थी बिल्कुल सही जवाब देता है, एकदम करेक्ट आंसर, तो उसे भी ये लगना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर जान लेना ही काफी नहीं है, सेटिस्फाइड होकर बैठ ना जाए, कोई ना कोई प्रश्न उसके मन में रहे ताकि वो और ज्यादा सीखने को, जानने को लालायित रहे, उसको एक इंस्पिरेशन मिलता रहे। तो ऐसे विद्यार्थी जो एकदम सही उत्तर देते हैं उनके लिए शिक्षक को चाहिए कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जो उनकी आलोचनात्मक सजगता को जागृत करने के लिए हों, इंक्रीजिंग द क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, कि मुझे ये पता है लेकिन इससे संबंधित भी और कुछ है जो मैं नहीं जानता हूँ, वो जानने के लिए, वो सीखने के लिए मुझे तत्पर होना चाहिए। तो यानी कक्षा में एंटर होते ही सबसे पहले शिक्षक ने पाठ की प्रस्तावना की और उस पाठ की प्रस्तावना के बाद विद्यार्थियों से जो प्रश्न पूछे जो पाठ के विकास के लिए हैं, विकासात्मक प्रश्न, उनसे और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग फॉर्म जो क्वेश्चन का है, बी इट प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चंस, रीफोकसिंग के क्वेश्चंस, रीडायरेक्शन के क्वेश्चंस और इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। और इसके पश्चात जब वो रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पाठ के अंत में मूल्यांकन के प्रश्न, ताकि ये मूल्यांकन किया जा सके कि विद्यार्थियों का कितना अधिगम हुआ है। अब ये जो मुख्य रूप से हमने बातें की कि शिक्षक कक्षा में क्या कुछ पढ़ाने वाला है और उससे संबंधित वो प्रश्न कर रहा है, उससे संबंधित प्रयोग या प्रदर्शन जो दिखा रहा है या विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन क्या कुछ उसको पढ़ाना है उसके लिए सबसे पहले उसके सामने उद्देश्य निश्चित होने चाहिए, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स।
क्या उद्देश्य है किसी विषय वस्तु को पढ़ाने का। और ये उद्देश्य जो होते हैं, ये जब प्रशिक्षु अध्यापक बीएड का स्टूडेंट जब पाठ योजना बनाता है तो इनको लिखित रूप में जरूर लिखा जाना चाहिए, ताकि जो प्रशिक्षु अध्यापक है वो पाठ योजना समुचित तरीके से बना सके। और जब भी हम बात करते हैं राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स की, तो द ऑब्जेक्टिव्स शुड बी ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम। एक शिक्षक के रूप में मेरी क्या अपेक्षा है कि मेरे करिकुलम को ट्रांजैक्ट करने के बाद, मेरे पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा। तो इसलिए उद्देश्य जो लिखे जाते हैं वो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखे जाते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से दूसरा लेक्चर भी दूंगी जिसमें हम केवल ऑब्जेक्टिव राइटिंग की ही बात करेंगे। यहाँ हम केवल इतना समझ लें कि पाठ प्रारंभ करने से पहले, पाठ की योजना लिखने से पहले उस पाठ को पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, उनका निर्धारण और उन्हें लिखा जाना बहुत आवश्यक होता है। अब जब आपने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे तो जो वो जानते हैं वो तो उत्तर उन्होंने दे दिया, लेकिन अगर वो विषय वस्तु के बारे में सब कुछ जानते हैं तो पढ़ाने की आवश्यकता क्या है ना? ऐसा बहुत कुछ है जो विषय वस्तु के बारे में वो नहीं जानते। तो जो नवीन जानकारी विद्यार्थियों को पहुंचानी है उसे हम व्याख्यान के माध्यम से देते हैं। कई विषय ऐसे होते हैं जिनमें कि विद्यार्थियों की जानकारी बहुत कम होती है और उसमें उन्हें कम समय में अधिक जानकारी प्रदान की जानी है। उसके लिए व्याख्यान जो है वो सबसे सही सूक्ष्म शिक्षण का कौशल है और इसका भी अभ्यास किए जाने की आवश्यकता है। अध्यापक को कौन कौन से बिंदुवार जो विभिन्न प्रकरण हैं वो बालकों तक पहुंचाने हैं, उसमें कौन सी नवीन जानकारी प्रदान करनी है, उसको कुछ उदाहरणों से सपोर्ट करना है। तो व्याख्यान ऐसा होना चाहिए जो सरल शब्दों में हो, जो प्रभावी हो, जो कम समय में छात्रों तक ज्यादा जानकारी को पहुंचा दे। कई बार ऐसा होता है कि लेक्चरिंग के बाद भी, व्याख्यान देने के बाद भी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया, और यदि ऐसा होता है तो बहुत आवश्यक है कि शिक्षक अब उन्हें उस बात को स्पष्ट करे। एक्सप्लेनेशन स्किल, एक्सप्लेनिंग स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल में क्या होगा, जो तथ्य, जो संकल्पना, जो घटना, जो थ्योरम, जो कॉन्सेप्ट विद्यार्थियों को व्याख्यान के माध्यम से समझ में नहीं आए हैं, अब उन्हें सरल शब्दों में दैनिक जीवन की विभिन्न घटनाओं या अनुभवों के साथ जोड़कर उदाहरण देते हुए यदि विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट किया जाए तो जो कठिन से कठिन विषय सामग्री भी है वो उनके लिए बोधगम्य हो जाती है, वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। ओके, तो वो है एक्सप्लेनेशन स्किल, स्पष्टीकरण का कौशल। स्पष्टीकरण के कौशल के साथ ही एक और बात आती है, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, यानी विद्यार्थियों के समक्ष कठिन विषय वस्तु को ऐसे उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत किया जाए कि वो पूरा एक दृश्य के रूप में उपस्थित हो जाए। तो इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, दृष्टांत सहित उदाहरण कौशल। दृष्टांत सहित उदाहरण का क्या अर्थ है, विद्यार्थियों को जो कठिन संकल्पना है, कठिन प्रत्यय हैं, वो ऐसे सरल उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट किए जाएं कि वो उनके सामने दृश्य के रूप में उपस्थित हो जाए, और जो हम देखते हैं उसको हम ज्यादा आसानी से सीखते हैं। तो वो है इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल की स्किल, जिसको कि एक्सप्लेनेशन में भी नहीं समझ में आ रहा है तब उपयोग में लाना चाहिए। अब कक्षा में आपने देखा होगा कि शिक्षक का व्यवहार जो होता है, उस व्यवहार के फलस्वरूप विद्यार्थी कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, है ना। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। देयर इज अ रिस्पॉन्स फॉर एवरी स्टिमुलस। अगर कक्षा में एक ही तरह का वातावरण होगा तो उस एक ही तरह के वातावरण में क्या होगा, कुछ समय पश्चात विद्यार्थी जो हैं उनका ध्यान भंग हो जाएगा, उनका ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा, उनकी रुचि भी कम हो जाती है। तो इनडिसिप्लिन की भी सिचुएशन हम देखते हैं, है ना। यदि हम चाहते हैं कि छात्रों की रुचि हम बनाए रखें, यदि हम चाहते हैं कि छात्रों की सक्रिय सहभागिता हो कक्षा में, तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि हम
कक्षा में जो स्टिमुलस दे रहे हैं वो जो स्टिमुलस है उसमें परिवर्तन आता जाए, स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन में परिवर्तन आए। जैसे जैसे वातावरण में कोई परिवर्तन होगा तो वो एक नया उद्दीपन होगा, जब कोई नया उद्दीपन होगा तो उसके लिए नवीन प्रतिक्रिया होगी। तो इस प्रकार से बदलते हुए वातावरण में प्रतिक्रिया देने के लिए जब विद्यार्थी एकदम सजग होंगे, एक्टिव होंगे, तो उनका पार्टिसिपेशन जो है क्लासरूम एक्टिविटीज में वो ज्यादा होगा, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स वो होंगे। इसके लिए शिक्षक को ये प्रयास करना चाहिए। स्टिमुलस वेरिएशन क्या है? देखिए, कभी आप एक साधारण सी वाणी में कुछ विद्यार्थियों को बता रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसा प्रसंग आया जिसमें कि कुछ विशेष भावों की या आवाज को थोड़ा ऊंचा करने की आवश्यकता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि एक स्टिमुलस चेंज हुआ है ना, जब आपकी वाणी जो है उसमें कुछ बदलाव आया। इसी तरह से अध्यापक जब ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है तो विद्यार्थी देख रहे हैं, जब अध्यापक बोल रहा है तो विद्यार्थी सुन रहे हैं, जब अध्यापक प्रश्न कर रहा है तब विद्यार्थी उस प्रश्न को ठीक से सुनकर उसके उत्तर के बारे में विचार कर रहे हैं, जब विद्यार्थी उत्तर दे रहा है तो अध्यापक सुन रहा है ना, जब कोई डेमोन्स्ट्रेशन या कोई प्रदर्शन शिक्षक कर रहा है तब विद्यार्थी उसको देख रहा है। अगर ब्लैक बोर्ड पे कोई चार्ट है या मैप है उसके बारे में अगर शिक्षक बता रहा है तब विद्यार्थी उसको देख रहा है। तो इस प्रकार से कक्षा में उद्दीपन परिवर्तन है जो होते रहेंगे, तो इससे विद्यार्थी एकदम सजग रहेगा, अटेंटिव रहेगा और उसका इंटरेस्ट भी कक्षा में पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु की ओर बना रहेगा। रीइंफोर्समेंट एक और स्किल है, पुनर्बलन। आपने देखा होगा, आप विद्यार्थी जब रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि कक्षा में विद्यार्थी कई तरह के व्यवहार करते हैं। कोई ध्यान से सुनता है, कोई पुस्तक के पन्ने पलटता है, कोई लिखता है, कोई किसी की पेंसिल तोड़ देता है, कोई शिक्षक से प्रश्न करता है, कोई बाहर की तरफ देखता है। तो ये जो विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार हैं उनकी तुरंत प्रतिपुष्टि देना, उनका फीडबैक तुरंत देना बहुत आवश्यक है। और ये क्यों आवश्यक है? विद्यार्थी को सदैव ये पता लगते रहना चाहिए कि मेरे द्वारा किया जाने वाला व्यवहार दोहराने योग्य है या नहीं, whether the behavior is to be repeated or not। अब ये उसको कैसे पता चलेगा? यदि शिक्षक विद्यार्थी जो भी व्यवहार कर रहा है उसके लिए सकारात्मक पुनर्बलन देगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो दैट मीन्स दैट बिहेवियर शुड बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। लेकिन यदि विद्यार्थी का व्यवहार शिक्षक को ऐसा लग रहा है कि अब इसे विद्यार्थी ना दोहराए, तो वो जो पुनर्बलन देगा वो हो जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों दो दो प्रकार के हो सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक। यदि किसी विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया या उसने उत्तर देने का प्रयास किया तो शिक्षक क्या चाहेगा कि वो बार बार उत्तर देने का प्रयास करे, इसका मतलब दैट बिहेवियर शुड बी रिपीटेड। उसके लिए शिक्षक जो पुनर्बलन देगा वो क्या होगा? सकारात्मक पुनर्बलन। अब ये दोनों तरीके से दे सकते हैं। शाब्दिक में शाबाश तुमने सही उत्तर दिया या तुम्हारा उत्तर सही है ना। और अशाब्दिक में क्या हो सकता है? विद्यार्थी का बोला हुआ उत्तर ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक लिख ले या मुस्कुरा के सिर हिलाए तो उससे भी उसको पता चल जाएगा, या उसके पास जाके उसकी पीठ थपथपाए तो उससे भी विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि मैंने सही उत्तर दिया या मैं सही व्यवहार कर रहा हूं। तो यह है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर विद्यार्थी कक्षा में बाकियों को परेशान कर रहा है, बिल्कुल उत्तर देने में रुचि उसकी नहीं है, कक्षा में सुन नहीं रहा है, पेन पेंसिल से खेल रहा है, तब भी शिक्षक को चाहिए कि वो उसको पुनर्बलन दे। इस समय पुनर्बलन नकारात्मक होगा। नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ कहीं भी विद्यार्थी को डांटना, उलाहना देना या कोई शारीरिक दंड देना नहीं है, केवल शब्द काफी हैं। कई बार केवल शिक्षक का जो एक भाव भंगिमा होती है वो भी काफी होती है। नहीं, तुम्हारा उत्तर गलत है, ये काम जो आप कर रहे हो गलत है, इस प्रकार पेंसिल से कक्षा में खेलना ठीक बात नहीं है, इतना ही काफी है। या उस विद्यार्थी की तरफ देख के नकारात्मक में अगर आप सिर हिलाएंगे या अगर आप नहीं मुस्कुराएंगे तो भी विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि मुझे ये व्यवहार दोबारा नहीं करना है। इस कौशल को कहा जाता है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन कौशल। उसके बाद है रिकॉग्नाइजिंग और अटेंशन बिहेवियर, वो इसी से संबंधित है। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी कोई
कोई भी व्यवहार कर रहे हैं तो आप उसको रिकॉग्नाइज ही ना करें। कई बार आपने देखा होगा कक्षा में बच्चे उत्तर देने से इसलिए भी डरते हैं या थोड़े अनमने से रहते हैं क्योंकि उनको लगता है सही उत्तर भी दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं नहीं भी सुन रहा हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें विद्यार्थियों का जो भी व्यवहार है एक तो उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको पहचानना है, ये अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, इसको और ज्यादा इंस्पिरेशन जो है या मोटिवेशन देने की जरूरत है। तो विद्यार्थियों के व्यवहार को एक तो रिकॉग्नाइज करना और दूसरा उसकी तरफ ध्यान देना। भाई मैंने पहचान लिया कि वो बच्चा अच्छा व्यवहार कर रहा है, बस मैंने पहचान लिया, यहीं तक पर्याप्त नहीं है, आपको ध्यान भी देना है। शाबाश, रोहन ने तो आज बहुत अच्छे से उत्तर लिखे हैं, है ना। रश्मि, तुमने जो ड्राइंग बनाई वो बहुत सुंदर है। सोहन, तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज एज वेल एज अटेंड द बिहेवियर। अटेंशन आपको विद्यार्थियों के व्यवहार की ओर जरूर दर्शाना है एक शिक्षक को। ये भी कक्ष संचालन जो है उसका एक प्रमुख अंग है। उसके बाद है यूजिंग ब्लैक बोर्ड एंड ऑडियो विजुअल एड्स। विद्यालय शिक्षा की यदि हम बात करते हैं तो जो महत्वपूर्ण बिंदु छात्रों तक पहुंचाए जा रहे हैं उन बिंदुओं को वो याद रखें और घर में जाकर दोबारा पढ़ें। इसके लिए आवश्यक है कि वो अपनी कॉपियों में लिखें और वो कॉपियों में सही लिख सकें। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक श्यामपट्ट का उपयोग करें। अब श्यामपट्ट का उपयोग शिक्षक कैसे करता है, ये भी शिक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण कौशल है और इसको सूक्ष्म शिक्षण कौशलों के अंतर्गत रखा जाता है। श्यामपट्ट का आकार क्या है? श्यामपट्ट में आपका जहां तक हाथ पहुंचता है शिक्षक का वो वहां तक लिखे। श्यामपट्ट के हिस्से यदि करने हैं तो सही हिस्से करें, जैसे कि स्पेशली मैथ्स में बहुत ज्यादा लिखना होता है तो आवश्यकता होती है। डायग्राम जो है वो किस तरफ बनाए, डायग्राम को लेबल करें। जो अक्षरों का आकार है वो ऐसा होना चाहिए कि पीछे बैठा जो विद्यार्थी है वो भी देख रहा है, लेकिन इतने बड़े आकार के अक्षर भी न लिखे जाएं कि 4 लाइनों में सारा का सारा ब्लैक बोर्ड भर जाए। तो श्यामपट्ट का उपयोग कैसे करना है एक बार, और दूसरा जो श्रव्य दृश्य सामग्री है उसका उपयोग शिक्षक कैसे करेगा। भूगोल की कक्षा है तो उसमें बिना मैप वर्क के, बिना मानचित्रों के, बिना ग्लोब के आप विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा सकते। इसी तरह से साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शन के रूप में या एक्सपेरिमेंट जो है, प्रयोग जो है वो दिखाने बहुत आवश्यक होते हैं। अंग्रेजी की यदि हम बात करें तो अगर आप विद्यार्थियों को प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हैं, उच्चारण सिखा रहे हैं, कोई स्टोरी या कोई प्ले है तो आप उसको वीडियो या ऑडियो के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तो आप चार्ट लेकर गए हैं, उसमें कोई चित्र बना हुआ है, आप कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर गए हैं, टेप रिकॉर्डर है जिससे विद्यार्थियों को आप सुना रहे हैं, कुछ आप स्पेसिमेन लेकर गए हैं, नमूने, चाहे वो पत्तियों के हों या मिट्टियों के हों, जो विद्यार्थियों को आप दिखा रहे हैं, तो ये बहुत आवश्यक होता है कि कक्षा में कौन सा विषय और उसका कौन सा प्रकरण विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, उस विषय वस्तु के अनुरूप जिस भी सहायक सामग्री से उनको सीखने में सरलता हो, उस सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए और इस रूप में किया जाना चाहिए कि क्लास डिस्टर्ब ना हो, बल्कि विद्यार्थी रुचिपूर्वक देखें और सीखें, उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले। ओके, फिर है क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्ष का प्रबंध। ऐसा नहीं कि कक्षा में टीचर चला गया, वो कितनी ही मेहनत से पढ़ा रहा हो, बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहा हो, चार्ट, मैप, मॉडल सब कुछ दिखा रहा हो, लेकिन यदि विद्यार्थी सुन नहीं रहे हैं, यदि कक्षा का प्रबंध सही नहीं है, यदि विद्यार्थी शैतानी करते हैं, इनडिसिप्लिन है, तो एक हमारा जो मोटिव है कि हम विद्यार्थियों तक करिकुलम ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं, उनको कुछ विषय वस्तु के बारे में समझाना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं होगा। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? एक तो विद्यार्थियों के साथ सही तादात्म्य स्थापित करे, उनको उनके नाम से पुकारे, विद्यार्थियों को लगेगा शिक्षक मुझे जानता है ना। फिर उनका जो बिहेवियर है उसको रिकॉग्नाइज करें, उस बिहेवियर को अटेंड करें। कक्षा के एक नियम बना दें कि भाई छोटे विद्यार्थी आगे बैठेंगे, बड़े विद्यार्थी पीछे बैठेंगे, जो कुछ दिव्यांग हैं वो किनारे की तरफ बैठ सकते हैं, है ना। पीरियड खत्म होने से 15 मिनट पहले आपके लिए प्रश्नों वाला कार्यक्रम होगा, आप उस समय प्रश्न पूछ सकते हैं। होमवर्क जमा करने का निश्चित तारीख है और उस तारीख तक सब विद्यार्थियों का होमवर्क जमा हो जाए, उसके बाद आप चेक करके उनको सही से लौटा भी रहे हैं, है ना।
तो हफ्ते में कितने दिन आप थ्योरी पढ़ाएंगे, कितने दिन आप प्रैक्टिकल करेंगे, क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका होगा, शिक्षक जब प्रश्न पूछता है तो उत्तर देते समय विद्यार्थियों को किन बातों की ओर ध्यान देना है। ये सब कुछ ऐसे नियम हैं जो शिक्षक द्वारा खुद ही बनाए जा सकते हैं ताकि कक्षा का प्रबंध एकदम सही तरीके से बना रहे। कक्षा में विद्यार्थी यदि शांत हैं, सीखने के लिए तत्पर हैं, उन्हें आराम से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, प्रश्न पूछने का, जिज्ञासाओं को शांत करने का अवसर मिल रहा है, तो ऐसी कक्षाओं में निश्चित रूप से ही विद्यार्थियों की सहभागिता अधिक होने से वो तेज गति से सीखते हैं, रुचिपूर्वक सीखते हैं। फिर इसके बाद है ग्रुप डिस्कशन। ऐसा नहीं कि केवल शिक्षक ही करिकुलम का ट्रांजैक्शन कर रहा हो, कक्षा में ऐसी स्थितियां भी आनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को भी अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मौका मिले। तो सामूहिक विचार विमर्श के लिए कक्षा में कुछ ऐसी स्थितियां जो हैं वो उत्पन्न करना, उनका निर्माण करना शिक्षक का कार्य है। हो सकता है कि शिक्षक पहले से कह दे हम किस विषय पर चर्चा करेंगे, है ना, ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि कक्षा में जब और जहां आवश्यकता है और विद्यार्थियों की मत अगर भिन्न है, उनके विचार, उनके दृष्टिकोण भिन्न हैं किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में, तो उनको भी अपनी बातों को कहने का मौका मिलना चाहिए। और आपसी विचार विमर्श के साथ एक दूसरे के अनुभवों, एक दूसरे के दृष्टिकोणों और मतों को सुनकर उनसे लाभान्वित होते हुए सहयोग के रूप में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये भी ग्रुप डिस्कशन के द्वारा कक्षा में किया जा सकता है, विद्यार्थियों को सिखाया जा सकता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात भी है टीचर लाइवलीनेस। शिक्षक कितना सजग है, शिक्षक के शिक्षण में कितनी जीवंतता है। आप थोड़ा सा अपने पुराने समय में विद्यालय जीवन में जाइए और तब आप अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि हाँ, उस टीचर की क्लास में बहुत मजा आता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे क्लास जो है वो बहुत लाइवली है, बहुत जीवंत है, सब अपनी बात रख रहे हैं, शिक्षक उदाहरण दे रहे हैं, चित्र दिखा रहे हैं, नमूने ला रहे हैं, है ना, बहुत रुचिपूर्वक पढ़ा रहे हैं। अब टीचर लाइवलीनेस जो होता है, कहते हैं ना कि हम जो कुछ भी देखते हैं या हम जैसा कुछ अनुभव करते हैं वही तब रिफ्लेक्ट भी होता है, वही प्रतिबिंबित भी होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी कक्षा में प्रसन्न चित्त हो, उल्लास से भरे हों, वो सीखने के लिए तत्पर हों, तो इसके लिए शिक्षक को भी ऐसी युक्ति करनी पड़ेगी, शिक्षक को भी कक्षा में ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा जिसमें कि वो खुद बहुत उल्लास और उत्साह से भरपूर होकर विद्यार्थियों के समक्ष जो विषय वस्तु है उसको प्रस्तुत करें। तो जो एक लाइवली क्लास होती है, लाइवली का मतलब ये जीवंतता, मतलब स्टूडेंट्स नीड टू बी एक्टिव लर्नर्स एंड नॉट मेयर पैसिव लिसनर्स। एक जीवंत कक्षा वो होगी जिसमें विद्यार्थी जो हैं वो सक्रिय सहभाग करने वाले हों, वे निष्क्रिय श्रोता न हो। क्योंकि सभाओं भाषण में आपने देखा होगा लोग तब तक दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। जब तक आपकी क्लास में वो जीवंतता नहीं है, आप बीच में प्रश्न नहीं पूछते, बिल्कुल किताबों से अन्यत्र और नए उदाहरण या नवीन जानकारी उनको नहीं देते, उसके साथ आप और एड ऑन जो चीजें हैं या उससे रिलेटेड कुछ और जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उनको नहीं बताते, तो स्टूडेंट्स को लगता है ये तो किताब में लिखा हुआ था, यही सर बोल रहे, घर में भी पढ़ लेंगे तो कोई बात नहीं, है ना। तो जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, आप कोई प्रयोग प्रदर्शन नहीं दिखाएंगे, आप स्वयं उल्लास से परिपूर्ण नहीं दिखाई देंगे, तब तक कक्षा में जीवंतता होना बहुत मुश्किल है। और इसलिए टीचर लाइवलीनेस जो है वो भी इफेक्टिव टीचिंग में, इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजैक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके साथ हम बात कर रहे हैं प्यूपिल पार्टिसिपेशन की, छात्रों की सहभागिता। कक्षा शिक्षण में टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस जो हैं, शिक्षण अधिगम परिस्थितियां या शिक्षण अधिगम संस्थितियां, उनमें विद्यार्थियों की सहभागिता बहुत आवश्यक है। अब विद्यार्थियों की सहभागिता शिक्षक कैसे कैसे बढ़ा सकता है? सबसे पहला, वो विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे, विद्यार्थी उत्तर देंगे तो सहभाग करेंगे, है ना। दूसरा, जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं उसमें भी विद्यार्थियों को ठीक से देखने के बाद उनको ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको लिखने के लिए या बोलने के लिए कहें। आप विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करें। आप कहें विद्यार्थियों से कि हाँ, जो भी बात आपको बताई जाएगी उसके बाद आपके मन में जो भी प्रश्न है वो आपको पूछना है। छोटी छोटी एक्टिविटीज स्टूडेंट्स को करने के लिए दी जा सकती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, एक छोटा क्विज कराया जा सकता है,
जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वस्तुएं जो हैं लैब में ले जाकर, या उनसे भी कहा जा सकता है कि इनको आप लाइए और हम इनको करके देखेंगे। तो जब विद्यार्थी स्वयं करके देखते हैं, जब वो प्रश्न पूछते हैं, जब वो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सजग रहते हैं, जब वो आपकी बात सुनते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, वो चार्ट और मॉडल देखते हैं, तो इन सब में उनकी सहभागिता रहती है और तब वो ज्यादा सीखते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं मैगजीन्स ऑफ टीचिंग है ना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो विद्यार्थी करके ज्यादा सीखते हैं, इसलिए उनका पार्टिसिपेशन जो है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये होना बहुत आवश्यक है। सूक्ष्म शिक्षण कौशलों में ही एक और हम चर्चा कर सकते हैं, दैट इज पेसिंग द लेसन। जो पाठ आप पढ़ा रहे हो, पाठ पढ़ाने की क्या गति है, आप कोई प्रयोग दिखा रहे हो तो उसकी क्या गति है, आपने एक पाठ को या एक यूनिट को कितने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, एक दिन में कितना सब्जेक्ट कंटेंट आप विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं, और उसको ट्रांसैक्ट करने की, विद्यार्थियों तक उसको समझाने के लिए आपकी गति क्या है। बहुत कम समय में अगर आप बहुत सारा कंटेंट विद्यार्थियों को दे देंगे तो इट विल बी अ वेरी फास्ट पेस। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द एज ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन, their maturity level as well as their previous knowledge, you have to pace the lesson। कई बार ऐसा होता है कि कुछ विषय वस्तु ऐसी होती हैं कि उन्होंने पहले की कक्षाओं में पढ़ी हुई है, वो उसके बारे में सब कुछ पहले से जानते हैं, तो आप उस लेसन का जो पेस है वो फास्ट रख सकते हैं, उसमें आप प्रश्नोत्तर ज्यादा कर सकते हैं, क्विज ज्यादा कर सकते हैं, स्टूडेंट का ग्रुप डिस्कशन ज्यादा करा सकते हैं। लेकिन यदि कोई विषय वस्तु ऐसी है जो छात्रों की आयु, उनकी कक्षा और उनका जो परिपक्वता स्तर है उसके अनुरूप नहीं है, उससे काफी मुश्किल है, टफ है, there are some concepts which are very very difficult to understand, in those particular situation teacher has to keep the pace slow, so थोड़ा स्लो रखनी पड़ेगी पेस, ताकि कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं वो उसको आसानी से सीख सकें। ठीक है, इसी में एक हम बात कर सकते हैं क्लोजर। जिस चीज की भी शुरुआत हुई है उसका समापन होना बहुत आवश्यक है ना। तो समापन जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपने जो कुछ भी कहा उसकी छोटी सी समरी, सारांश के रूप में एक तो प्रस्तुत किया जाए, दूसरा ये जानने के लिए कि विद्यार्थी सीखे हैं या नहीं, आप फिर से पूरे के पूरे पाठ को रिवाइज कर सकते हैं सरल से शब्दों में, जिसको हम कहें, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि you have already planned the repetition, जो आप दोहराएंगे उसकी प्लानिंग, उसका नियोजन आपने पहले से कर रखा है, क्योंकि अगर अनप्लान्ड होगा रिवीजन तो आप तो फिर पूरा का पूरा पाठ दोबारा पढ़ा देंगे। लेकिन यदि आपने पहले से ही निर्णय ले रखा है, पहले से योजना बना रखी है कि पाठ की समाप्ति तक मैंने किस प्रकार से एक नियोजित तरीके से फिर से रिवाइज करना है, समरी जो है वो विद्यार्थियों तक पहुंचानी है, और फिर गृह कार्य जो है वो विद्यार्थियों को देना है, तो दैट इज क्लोजर। Well begun is half done, we all know, लेकिन उसके साथ साथ उसका क्लोजर भी सही तरीके से होना आवश्यक है। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग व्यवहार हैं जो शिक्षक कक्षा में करता है, उन सबको भी सूक्ष्म शिक्षण कौशलों की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे डीलिंग विद आंसर्स की मैंने बात की, तो ये वो फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग के साथ साथ किया जाएगा, है ना। एक होता है एक्सपोजिशन, प्रतिपादन, यानी आपने विद्यार्थियों के समक्ष बहुत सारे उदाहरण दिए, बहुत सारे तथ्य रखे, और अब विद्यार्थी जो है वो स्वयं किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके, है ना। इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच भी उसको कहा जाता है शिक्षण विधियों में, आगे और आप उनके बारे में जानेंगे। तो एक्सपोजिशन बाय द स्टूडेंट्स, और इन सम केसेस एक्सपोजिशन बाय द टीचर टू, यानी आप प्रतिपादित कर सकें नियम को, सिद्धांत को, पहले जो उदाहरण दिए हैं या जो एक्टिविटीज कराई हैं उनकी सहायता से। उसके साथ साथ क्वेश्चंस जो हैं वो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, एक ही विद्यार्थी से ना पूछें, एक ही प्रकार के प्रश्न ना पूछें, क्वेश्चंस भी अलग अलग विद्यार्थियों से पूछे जाने चाहिए, दूसरा प्रश्नों के प्रकार भी अलग अलग होने चाहिए। फिर विद्यार्थियों को असाइनमेंट देना, यदि आपको उन्हें कोई दत्त कार्य देना है, कोई होमवर्क देना है, तो उसका नियोजन भी आपको पहले से करना होगा। किस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों को गृह कार्य में या प्रायोजना कार्य में या एक सत्रीय कार्य असाइनमेंट के रूप में दिए जा सकते हैं, उसकी भी योजना शिक्षक को बनानी चाहिए, है ना। फिर है, हम बात करें कि कंप्लायंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी शिक्षक और छात्र के बीच में जो संवाद है, ये संवाद जो है ये निरंतर चलते रहना चाहिए,
और ये संवाद एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए, है ना। संवाद तो जब कहेंगे जब दो साइड उसमें इन्वॉल्व होंगी। When we are talking about the communication in the classroom, the communication is between the teacher and the students, and in some cases between the students and the teachers, and even in some other cases between a student and another student. तो ये जो संवाद की स्थिति है, कम्युनिकेशन की जो स्थिति है, ये निरंतर चलती रहनी चाहिए। उससे शिक्षक को ये पता चलता रहेगा कि विद्यार्थियों को क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या उनकी जिज्ञासाएं हैं और कौन सी समस्याएं उनको समझने में आ रही हैं, उनके मन में और कौन से प्रश्न हैं, किसके बारे में वो और ज्यादा जानना चाहते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्टाइल जो है या कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो निरंतर चलती रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक प्लान्ड रिपीटिशन वाली जो बात है उसकी वो तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, है ना। तो इस प्रकार से एक अध्यापक कक्षा में जो भी व्यवहार करता है उन सभी व्यवहारों को यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और एक समय में एक ही व्यवहार की चर्चा करें तो उसे हम सूक्ष्म शिक्षण कौशल कहते हैं। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1963 में इसके ऊपर सबसे अधिक कार्य जो है वो आरंभ हुआ था। ड्वाइट चैलन है, उन्होंने माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन दी है ना, इट इज ए स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर, ये भी चर्चा हमने की थी। तो एलन और रयान ये दो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर 13 के करीब सूक्ष्म शिक्षण कौशल बताए। उसके बाद भारतवर्ष में इसके बारे में जो सबसे अधिक कार्य हुआ है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी हुआ है, और पासी महोदय जो हैं बी के पासी, उन्होंने भी किया है। एक और एजुकेशनिस्ट हैं एनएल दोसैज, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक पूरी लिस्ट दी है माइक्रो टीचिंग स्किल्स की। तो इन सभी कौशलों की जब हम चर्चा करें जो कक्षा शिक्षण में शिक्षक के द्वारा प्रदर्शित होने चाहिए, तो पहले उन कौशलों को समझना आवश्यक है और फिर हम एक एक करके एक कौशल के घटक, उसके कंपोनेंट्स और उस कौशल के अनुसार पाठ्य योजना बनाना और उसका अभ्यास करना, इनको हम एक एक करके आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें सीखेंगे, है ना। तो अभी आप जान चुके होंगे सूक्ष्म शिक्षण कौशल जो है विभिन्न कौन कौन से होंगे। शिक्षक कक्षा में आया, विद्यार्थियों के साथ अभिवादन का जो उसने प्रत्युत्तर दिया, कक्षा में जो एक बहुत खुशनुमा सा माहौल बना दिया ताकि विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर हो जाएं, तो कक्षा प्रबंध अच्छा होना चाहिए, है ना। उसके बाद उसको पहले से पता होना चाहिए किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखित रूप में उसके पास वो उद्देश्य हैं, तभी उसने उसी प्रकार से योजना बनाई है। पाठ में आप क्या पढ़ाने वाले हैं उसके प्रति बच्चों के ध्यान को ले जाने के लिए, उनकी जिज्ञासाओं को ले जाने के लिए, उनके ध्यान को केंद्रित करने के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे, घटनाएं कही जाएंगी, पूर्व ज्ञान की जांच की जाएगी और पाठ का जो नाम है वो अनाउंस किया जाएगा, वो आ जाएगा सेट इंडक्शन इंट्रोडक्शन स्किल में। फिर पाठ को आगे बढ़ाते हुए जो कुछ बच्चे जानते हैं वो उनसे पूछना, तो वो क्वेश्चनिंग स्किल है, प्रश्न पूछने का कौशल। जो नवीन जानकारी है वो व्याख्यान के माध्यम से देना। व्याख्यान यदि विद्यार्थियों को कठिन लग रहा है तो फिर स्पष्टीकरण के द्वारा, सरल उदाहरणों के द्वारा बताना, दृष्टांत सहित उदाहरण कौशल से विद्यार्थी सही क्रियाएं कर रहे हैं, सही व्यवहार कर रहे हैं अथवा नहीं, उनके उत्तर सही हैं या गलत हैं, इसके लिए उनको रीइंफोर्समेंट देना, पुनर्बलन देना। क्लास में स्टिमुलस वेरिएशन जो है उद्दीपन परिवर्तन शिक्षक द्वारा निरंतर प्रस्तुत होता रहे जिससे कि बच्चों की सक्रिय सहभागिता हो। श्यामपट्ट लेखन की कला भी शिक्षक को अच्छे से आनी चाहिए, है ना। पाठ को समाप्त करना, रिवाइज करना, तो ये सारे के सारे विभिन्न सूक्ष्म शिक्षण कौशल जो हैं इनके बारे में, इनके सामान्य अर्थ क्या हैं और इनकी आवश्यकता क्या होती है कक्षा शिक्षण में, उसके बारे में हमने जाना। अब आगे प्रत्येक कौशल के घटकों की चर्चा हम बाद में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।